बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 276 हो गई है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 130 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ड्रोन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्नाइपर डॉग्स के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। आज फिर से मौसम विभाग ने वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बताया है। फिलहाल अब तक 1592 लोगों को बचाया जा चुका है और 3000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। तबाही के बाद आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने तबाही को राष्ट्रीय आपदा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि लोग वायनाड के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। राहुल ने कहा कि इस त्रासदी को देखकर उन्हें ऐसा ही महसूस हो रहा जैसा उन्हें अपने पिता की मृत्यु के समय महसूस हुआ था। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father. They've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बादल फटने की घटना सामने आई है। कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा में बादल फटे हैं। इन घटनाओं में 4 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिमला के रामपुर में बादल फटने से कुछ ही पलों में इलाके की तबाही देखने को मिली। यहाँ पर 36 लोग लापता हैं, जबकि 2 शव मिले हैं। मंडी में 8 लोग फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चपेट में आने से लापता हैं। यहाँ भी 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कुल्लू और चंबा जिले में भी कई स्कूल और घर बह गए हैं। फिलहाल सभी जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें भी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे रेड अलर्ट जारी है। शिमला, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू में बारिश की और भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर समेत पटेल नगर और शादीपुर जैसे इलाकों में लाइब्रेरीज की फीस 2 गुनी हो गई है। अब तक इन इलाकों में 15 से ज़्यादा बेसमेंट में बनी लाइब्रेरीज सील की जा चुकी हैं। यही वजह है कि दूसरी लाइब्रेरीज में और उनके संचालकों ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए लाइब्रेरी फीस बढ़ा दी है। छात्रों के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आप बताएं कि अगर लाइब्रेरी के रेट्स की बात करें तो क्या कुछ आप लोगों को अब दिक्कत आ रही है? मैम, जब से ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे 95% लाइब्रेरी जो थी बेसमेंट में थी, और वो सारी लाइब्रेरी एमसीडी ने सील कर दी है। अब हुआ ये है कि जो 5% लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे थी, उन्होंने अपने चार्ज डबल या ट्रिपल कर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं, जैसे कुछ लाइब्रेरी से जिनके फीस 3000 थे फर्स्ट फ्लोर पे, उन्होंने क्या किया है कि उसको 7000 बोल दिया है। कि एक तो डिमांड सप्लाई का गैप आ गया है, तो वो कह रहे हैं कि या तो आप 7000 दो या तो सीट खाली करो। अच्छा, आप बताएं, आपको भी यही समस्या आ रही है? मैम, ये समस्या यहाँ पर हर जगह की, मैम सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग की बात नहीं है, शादीपुर, पटेल नगर, हर जगह ये बात है। मैम, कल एमसीडी कमिश्नर ने ये बोला है, उनकी स्टेटमेंट है मैम, कि यहाँ पर जितनी भी बेसमेंट में जगहें हैं वो लाइब्रेरीज के लिए नहीं है, वो बेसमेंट है सिर्फ सामान रखने के लिए। मैम, वहाँ पर लाइब्रेरीज क्यों चल रही है? वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं है? रेट्स कितने बढ़ गए हैं? आपको क्या परेशानी हो रही है? कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे? लाइब्रेरी नहीं मिलेगी तो? मैम, यहाँ पर जैसे मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ, मैं जहाँ पर आई विटनेस हूँ मैम, 1800 रुपया बेसमेंट में लगता था। अब जो फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरीज हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने उसके फायदा उठाते हुए वहाँ पर 4000 5000 तक दाम। इसका रेट बढ़ा दिया है, बढ़ जाएगा नहीं, बढ़ा दिया है। ये आपदा में अवसर बना रहे हैं इनका। ये जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की लाइब्रेरियाँ हैं, ये जस्ट डबल ट्रिपल, कोई रेट लिस्ट, इनकी एक रेट लिस्ट तैयार हो जा रही है। जैसे ही देख रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बच्चों को। मैम बताइए, बच्चों के रूम वेंटिलेटेड नहीं है, छोटे छोटे, यहाँ मीडिया पे दिखाया जा रहा है, कई सारे रूम्स एक्सपोज किए गए हैं जो छोटे छोटे रूम बना के दे रहे हैं। तो आप बताइए, इसकी समस्या सरकार और बाकी ऑफिशियल्स कैसे हल करेंगे? तो फीस बढ़ गई। राउज आईएएस और अलग अलग जो संस्थान है यूपीएससी के, वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे थे। इस आपदा की वजह से यहाँ इस आपदा की वजह से यहाँ पे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। राउज आईएएस बंद हो गया, बच्चों को मुआवजा पैसा कौन देगा?
एनओसी फॉर एजुकेशनल पर्पस फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, ये किसने साइन की है, कौन बताएगा? और यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ की एनओसी फॉर एजुकेशनल पर्पस साइन है कि नहीं है, ये हमें कौन बताएगा? अक्सर शांत दिखने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज संसद में अलग ही रूप देखने को मिला। रेल हादसे पर विपक्ष के सवालों पर रेल मंत्री काफी भड़क गए। उन्होंने विपक्ष के इस मुद्दे पर राजनीति ना करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यूपीए के मुकाबले हर साल 171 रेल दुर्घटना होती थी, इसमें से 68% की अब कमी आई है। हम हर रेल दुर्घटना रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। और अब ओलंपिक अपडेट। पेरिस ओलंपिक्स के छठे दिन की शुरुआत भारत के लिए धमाकेदार रही। भारत के खाते में एक और ब्रॉन्ज जुड़ गया। स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। स्वप्निल ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसी के साथ भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रच दिया है। मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेडल जीतने वाले स्वप्निल पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वप्निल को पदक जीतने की बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, स्वप्निल का ये असाधारण प्रदर्शन है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि स्वप्निल इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्वप्निल को शुभकामनाएं दी है, उन्हें महाराष्ट्र का गौरव बताया है। ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसलिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके कोच हो, उनका परिवार हो, उन सभी लोगों का अभिनंदन। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव है, महाराष्ट्र का अभिमान है। स्वप्निल के परिवार में भी जश्न का माहौल है। स्वप्निल के पिता सुरेश कुसाले ने कहा है कि यह पदक स्वप्निल ने भारत को समर्पित किया है। ओलंपिक में मेडल जीतना स्वप्निल का सपना था। स्वप्निल ने जो आज पदक जीता है, यह पदक हमें सारे देशवासियों के लिए समर्पित किया है। उन्होंने आज हमें गर्व है कि स्वप्निल का एक स्वप्न था कि मुझे ओलंपिक में पदक जीतना है।
अपने परिवार के लिए, गाँव के लिए, सारे देशवासियों के लिए उसने पदक जीता है। हमें सभी लोगों को इसका गर्व है, अभिमान भी होता है। और स्वप्निल के कोच विश्वजीत शिंदे ने भी अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि स्वप्निल का जन्म ही ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए हुआ था। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा बच्चा आज ओलंपिक का मेडल मिला। हमारा महाराष्ट्र का क्रीड़ा प्रबोधनी में उसका जन्म हुआ और 2017 के बाद वो मेरे रेलवेज में आया और रेलवे का भी आज हमारे सब खिलाड़ियों ने उसको मीन्स मैं बता नहीं सकता, इतना सुख मिल रहा है कि हमारे नासिक क्रीड़ा प्रबोधनी, पूना, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का इतना शूटिंग रेंज, ये सिर्फ पैदा हुआ था ओलंपिक का मेडल लाने के लिए। आज उस सब की खुशी मिल रही है। हम कोचिस को तो हमारा बच्चा है, उसका जीतना तो हमारे लिए सबसे सुखमय है। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, मगर सात्विक चिराग बैडमिंटन मेंस डबल्स क्वार्टर फाइनल में कड़ी टक्कर देकर बाहर हो गए हैं। भारत को आज मुक्केबाजी और तीरंदाजी से भी निराशा हाथ लगी है। निखत जरीन वुमेन्स 50 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई हैं। वहीं प्रवीण जाधव तीरंदाजी के एलिमिनेशन राउंड से हारकर बाहर हो गए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी को भी अपने चौथे मुकाबले में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन दिखाकर सरबजोत सिंह वापस अपने वतन लौट आए हैं। आज सुबह सरबजोत को दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत के साथ उनका अभिनंदन किया गया। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज जोरदार जोश रहा और निफ्टी ने 25,000 के माइलस्टोन को पार कर लिया। निफ्टी ने 24,000 से 25,000 का सफर तय करने में 24 सत्र का वक्त लिया। निफ्टी की इस कामयाबी पर चर्चा के लिए होम्स फटाकिया हमसे जुड़ गए हैं। होम्स, बताएं निफ्टी की सिल्वर जुबली का सफर कैसा रहा? आज आखिरकार हमारी भावनाओं के साथ 3 दिन तक छेड़छाड़ करने के बाद आखिर में 25,000 का कीर्तिमान आज छू लिया। और जैसे कि आपने बताया कि 24 से 25 के सफ़र में ये तीसरी सबसे तेज़ 1000 पॉइंट की रैली रही है निफ्टी की, क्योंकि 27 जून का वो दिन था जब निफ्टी ने 24,000 का स्तर छुआ था और अब 24 से 25,000 में 24 सत्रों के बाद आज निफ्टी ने 25,000 का स्तर छुआ है। तो अब आप देखेंगे कि सितंबर 2023 में निफ्टी ने पहली बार 20,000 का स्तर पार किया था और 10 महीनों के अंदर हमने 5,000 पॉइंट्स की एक श्रेणी जोड़ी है। अब दिसंबर 2023 में हमने 21,000, जनवरी में 22, मई में 23, जून में 24 और आज हमने 25,000 का स्तर आखिर में पार कर ही लिया है निफ्टी ने। सो आप देख सकते हैं 10 महीनों में हमने ये स्तर छुए हैं। अब देख सकते हैं तेज जो 1000 पॉइंट्स की रैली रही है, 16 से 17,000 के बीच का जो सफर था उसमें 19 सत्र लगे थे। जो 23 से 24 जो पिछले महीने हमने 24,000 का स्तर छुआ था उसमें 23 सत्र लगे थे। आज हमने 24 सत्रों में छुआ है और 21 से 22 तक का जो सफर था जनवरी में जो हुआ था उसमें हमने 25 सत्र लगाए थे 1000 पॉइंट्स की रैली में। तो आप देख सकते हैं कि जो हाल फिलहाल की जो रैलीज हुई है वो बहुत छोटी 1000 पॉइंट्स की रैलीज रही है। कौन ऐसे स्टॉक्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ONGC टॉप कंट्रीब्यूटर 25% का उछाल। ये हम कंपेयर कर रहे हैं 27 जून की क्लोजिंग से, जहां पर हमने पहली बार 24,000 का स्तर पार किया था। HDFC लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ 20% के रिटर्न्स। टाटा मोटर्स और इन्फोसिस और IT एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है इस रैली में। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक तीनों ने अपना योगदान दिया है इस रैली में और ITC भी इसमें शुमार है। तो ये तो टॉप परफॉर्मर्स रहे। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? वो बैंक्स है। बैंक्स ने भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी पिछले हफ्ते, मगर अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट में एक्सिस बैंक 9.5% और 5% की गिरावट टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में भी देखने मिली। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये 1000 पॉइंट्स की जो रैली है वो बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद हमें देखने मिली है। अब ये तो रही परफॉर्मर्स की बात। अब ये तो पहला कीर्तिमान है, पर जैसे कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी है, तो 1 लाख के सफर में ये एक क्वार्टर, एक सिल्वर जुबली अगर हम कह सकते हैं, ये हमने निफ्टी ने मनाई है आज। शुक्रिया होम्स। और रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली रही।
इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके हमले में हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा के खान यूनिस में 13 जुलाई को फाइटर जेट से हमले में दाइफ मारा गया। मोहम्मद दाइफ की मौत की खबर काफ़ी समय से चर्चा में थी, लेकिन इजरायली सेना की तरफ से इसकी पुष्टि आज हुई है। हमास के 3 बड़े लीडर थे जिन्होंने इजराइल पर हमले में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्माइल हनिया और मोहम्मद दाइफ की मौत के बाद अब हमास के याहिया सिनवार ही सबसे बड़ा नेता बचा है। कल ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया को एक मिसाइल हमले में मार गिराया गया था। इसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल और हमास के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगा है। क्या खाड़ी में बड़ी जंग की आहट हो रही है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। पाकिस्तान, कंबोडिया और दूसरे देशों से आने वाली फ्रॉड इंटरनेशनल कॉल्स से बचाने के लिए सरकार एक नया सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। यह सिस्टम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचाएगा। कैसे बचाएगा, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नंबर से उनके व्हाट्सएप पर कॉल आती है, उनके नंबर पर फ़ोन कॉल आती है और उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, जो स्कैमस्टर है वो इस कॉल को स्पूफ करके लोकल नंबर बना देते हैं ताकि ये ना पता चल पाए कि जो फ्रॉड करने वाला है व्यक्ति है वो कहाँ से बोल रहा है। अक्सर ये जो फ्रॉड्स है वो पाकिस्तान या कंबोडिया या दूसरे देशों से किए जाते हैं। तो सरकार अब इनके ऊपर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार स्पूफिंग को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए तक का बजट भी रखा है और इसको सिस्टम को बनाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। तो जल्दी ऐसा होगा कि जो भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नंबर से स्कैमस्टर फोन करेंगे उन कॉल को पहचान लिया जाएगा और उन कॉल को रोक दिया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनको नुकसान से बचाया जा सके, उनके साथ फ्रॉड होने से बचाया जा सके। अभी एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते, बने रहिए हमारे साथ। 1,64,00,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है जो कुल मिलाकर 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन इस बजट से एमएसएमई सेक्टर मायूस है। क्या है इसकी वजह, जानने के लिए सेक्टर से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत की है संवाददाता केतन जोशी ने। इस बजट पर एमएसएमई की प्रतिक्रिया जानते हैं। अजित भाई, कैसा लगा बजट? बजट तो बहुत अच्छा लगा है। एमएसएमई की जो एनपीएस है वो कम हो रही है। वो सरकार के इतने जो भी प्रयास हुए हैं वो प्रशंसनीय है। मुद्रा लोन में जो अभी 10 से 20 लाख रुपया लिमिट बढ़ा दी गई वो भी एक छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा है, मगर उसमें जो जिसका 10 लाख का क्लियर है लोन उसको ही 20 मिलेगा। तो जब सरकार इतना ट्रस्ट रख रही है तो और भी ज़्यादा रखे तो व्यापारी को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। आप क्या कहेंगे? बजट तो ओवरऑल बहुत अच्छा ही है। हमने देखा कि इस बार एमएसएमई के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। लेकिन एज एन एमएसएमई एंटरप्रेन्योर मेरा कंसर्न ये है कि जो उन्होंने लास्ट ईयर 45 डेज रूल का जो पेमेंट सिस्टम लाया था वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। उन्होंने खाली एमएसएमई को उस कवर में लाए थे। हमारा मांग ये थी कि मीडियम एंटरप्राइज और लार्ज एंटरप्राइज को भी लाते थे तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता था। या तो 45 डेज की जगह 90 डेज का भी करते थे तो थोड़ा सा राहत की सांस हम ले सकते थे। तो थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉब्लम है। कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। आप क्या कहेंगे सोहन भाई? एमएसएमई का ये बजट एमएसएमई का बूस्टर डोज है, लेकिन उसमें एक सुझाव ऐसा है कि एमएसएमई का जो समाधान योजना है पेमेंट के बारे में, जो अभी तक 90 डेज का है, उसमें अभी तक ऑलमोस्ट 2 लाख जितनी एप्लीकेशन आई हुई है और 18,000 जैसे ही ये केस सॉल्व हुए हैं। उसमें जो थोड़ा बूस्टअप हो जाए और उसमें थोड़ा फास्ट हो जाए तो एमएसएमई को बहुत ही अच्छी राहत मिल सकती है। एमएसएमई में जिस कंपनी एलएलपी और या पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है उनको एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटरशिप में बहुत कम टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को भी उतना बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल। तो जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है उनके लिए सरकार अगर थोड़ी ज्यादा राहत देती तो एमएसएमई सेक्टर है वो ज्यादा रोजगार पैदा कर सकती। केतन जोशी, अहमदाबाद।
क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स में साइबर चोरी के बाद अब इसके यूजर्स के सामने एक और दुविधा आ गई है। वजीरेक्स ने इस नुकसान को सभी यूजर्स में बराबर बराबर बांटने का प्रस्ताव रखा है, यानी जिस यूजर के टोकन चोरी नहीं भी हुए हैं उन्हें भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्रिप्टो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी से हजारों लोगों के कुल 23 करोड़ डॉलर एक झटके में चले गए। इनमें से कई लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई क्रिप्टो करेंसी में लगाई हुई थी, लेकिन अब वजीरेक्स इस नुकसान की भरपाई खुद अपने यूजर्स से करना चाहता है और इस नुकसान को सभी यूजर्स में बराबर बांटना चाहता है। वजीरेक्स ने प्रस्ताव रखा है कि जिन यूजर्स के सभी टोकन सुरक्षित हैं उन्हें भी उसका सिर्फ 55% ही वापस मिलेगा। बाकी के 45% को लॉक कर दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल बाकी यूजर्स के नुकसान की भरपाई में होगा। इसके लिए वजीरेक्स यूजर से एक ओपिनियन पोल कराने जा रहा है। इस प्रस्ताव पर 3 अगस्त तक वोटिंग होगी। इस प्रस्ताव को अधिकतर यूजर्स सही नहीं मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ऑफ कोर्स इस पूरे इंसिडेंट से इम्पैक्ट तो पड़ा है इकोसिस्टम पे, स्पेशली इट कम्स एट अ टाइम व्हेन यूजर्स मतलब व्हेन द क्रिप्टो मार्केट इज सीम्स लाइक कि इट्स अबाउट टू एक्सप्लोड, वापस मार्केट रैली आने वाली है। एंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स काफी सारे यूजर्स ने जो 2 साल में जितना पैसा उनका अटक गया था उस पर अब धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स आके बढ़ा है, तो पीपल वर थिंकिंग कि यार दे विल स्टार्ट रीपिंग प्रॉफिट्स, एंड एट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस इट्स एक्चुअली डिसहार्टनिंग टू द एंटायर इंडस्ट्री। जो बाकी कस्टमर जिनके टोकन नहीं चोरी हुए उनको क्यों परेशान करा जा रहा है? बिल्कुल भी क्रिप्टो मार्केट से सेटिस्फाई नहीं हो जो भी हुआ है, और वजीरेक्स से तो बिल्कुल ही, जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, सबसे ज्यादा सिक्योर मानते थे उससे तो बिल्कुल भी नहीं। यूजर्स के गुस्से के बाद वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी को आखिरकार ये कहना पड़ा कि ये पोल आखिरी रास्ता नहीं है और एक्सचेंज बाकी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। Please don't be of the opinion that this poll is the only solution, or this is the only way that we are going to implement the path forward. We want to first hear all of you, and that's exactly what we are trying to do. हालांकि ये साइबर चोरी वजीरेक्स पर हुई है, लेकिन इसका खामियाजा बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी उठाना पड़ रहा है। एक और लीडिंग एक्सचेंज CoinDCX के को फाउंडर सुमित गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जिस तरीके से वजीरेक्स इस मामले को हैंडल कर रही है उससे नुकसान पूरे इकोसिस्टम को होने जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई वजीरेक्स को अपने रिसोर्सेज से करनी चाहिए, ना कि अपने यूजर्स के जरिए। और साथ ही जिस तरीके से ये पोल डिजाइन किया गया है वो कंपनी के हितों की रक्षा करता है, ना कि यूजर्स के। वजीरेक्स ने अपने पूर्व पार्टनर बाइनेंस से मदद मांगी है। बाइनेंस के पास वजीरेक्स के 8 करोड़ डॉलर के WRX टोकन हैं। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। सरकार भी समय समय पर लोगों को क्रिप्टो करेंसी से दूर रहने की सलाह देती रही है। यही कारण है कि इस साइबर चोरी से प्रभावित यूजर्स ना तो सरकारी अथॉरिटीज के पास जा पा रहे हैं और ना ही उन्हें एक्सचेंज से कोई मदद मिल पा रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।